चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हैं एग्जैक्ट, तो इसके जो रिमार्क्स हैं उसके साथ मैंने अभी कोई रिमार्क्स लिखवाया तो नहीं ना आपको किसी भी किस्म के। चले पहले एक क्वेश्चन करते हैं रिमार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर निकालें आप 31 निकालें, छोटा सा सवाल है वो करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा समझो कि आपको पेपर में हाफ मार्क्स या उससे भी कम रिलेटेड टू फार्मूला और बाकी मार्क्स होंगे रिमार्क्स लिखने के। तो रिमार्क्स लिखते हुए हमें टाइम लगेगा, अगले कुछ दिन लग सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली तौर पर ना एक्टिव होके बैठना है। कुछ बातें आपने याद रखनी है जो मैं आपको लिखवाऊं। फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिथॉप्स लिमिटेड। आपके पास 2019 का और 2020 का डाटा दिया हुआ है। उसकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इन्वेंट्री और कैश एट बैंक। कहते हैं ऑल सेल्स एंड परचेज आर मेड ऑन क्रेडिट। ठीक होगी बात। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज फॉर 2020। आपने 2020 का वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड करना। और ये देखिए नीचे क्या लिखा, सजेस्ट 4 पॉसिबल मेजर देन कैन बी टेकन टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल साइकिल। कहते हैं वो 4 मेथड भी बताओ जिससे आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कम होगा। ये एंड वाली जो बात है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने वर्किंग साइकिल फाइंड करना है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। पेपर में ये आपका हो गया जी क्वेश्चन का नंबर। अकाउंटिंग वाला है ना जी मेरे पास, टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेक्चर है। ये 2 बजे 3 बजे होना है, तो बाकी को टेस्ट है तो 2 बजे उनका टेस्ट ले ले। ठीक है हाँ जी, यहां पर हम क्वेश्चन का नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन का नंबर आपको पता है कि अब आपने बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन का नंबर। सपोज दैट जो भी होगा और यहां पर पार्ट ए है तो ए लिख दें। उसने कहा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड करें, तो ये आपका जवाब स्टार्ट हो गया। ऊपर लिखेंगे लिथोप लिमिटेड वर्किंग कैपिटल साइकिल। किस साल का वो कह रहा है, फॉर 2020, फॉर द ईयर 2020। यहां पर हम लिखेंगे डेज, यहां पर लिख लेंगे जी इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, आगे लिखेंगे वर्किंग नंबर 1, फिर लिखेंगे जी प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड, वर्किंग नंबर 2 माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, वर्किंग नंबर 3। ठीक होगी बात। अब वर्किंग तीनों वर्किंग करते हैं, फिर यहां पर आकर पुट कर देंगे। अब ये वर्किंग किस पेज पे करनी चाहिए आपको, या तो आप इसके नेक्स्ट पेज से शुरू कर सकते हैं, दूसरे पेज से वर्किंग कर लें और जब नया पार्ट स्टार्ट करेंगे फिर उसकी हेडिंग दे देंगे, या थर्ड पेज से शुरू कर दें। पहले दोनों पेजेस के ऊपर अपना सॉल्यूशन लिख ले, थर्ड पेज पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे। तो प्रॉपर वर्किंग की हेडिंग दे देना वहां,
वर्किंग नंबर 1 इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम। फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम का? एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय, उसने खुद कहा है कि आपने जो नंबर ऑफ डेज इस्तेमाल करने हैं ना वो 360 डेज इस्तेमाल। अगर कुछ ना बताया हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 365 और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 360। लेकिन अगर वो बता दे तो चाहे वो 300 दिन कहे 360 दिन कहे, जो दिन कहेगा वही ले, तो मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड किया जाता है? ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड। एवरेज स्टॉक का फार्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो करें जरा, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, कितना? 84 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल किस साल की लेंगे? 2020 की, 378 मल्टीप्लाइड बाय 360 सॉरी, कितना? 80 डेज। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट हो। वर्किंग नंबर 2 क्या नाम दिया था? वर्किंग नंबर 2 डेटर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। फार्मूला लिख लें। अच्छा, टाइम के हिसाब से चलना है। अगर आपको लगता है ना इसका टाइम ज्यादा गुजर गया है तो फार्मूला ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यू लिखते। अगर टाइम है तो फार्मूला भी लिखते जाए साथ। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा, मैं नेट इसलिए लिखवाता हूं कि अगर रिटर्न हो तो माइनस करके लिखो, और वो उसने माइनस करके ही लिखी होती है। एवरेज डेटर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये है आपके अकाउंट रिसीवेबल। हमने एवरेज चाहिए, हमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो कर लो कितना? 87.5 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। ये याद रखें, कभी भी आप लोग गलती से भी एसओपीएल की किसी चीज का एवरेज न लें। एसओपीएल एवरेज हमेशा एसओएफपी का होता है। तो किसी भी जगह कभी बंदे को दिमाग में भूल भी जाता है कि क्या करूं, तो एसओपीएल का कभी एवरेज नहीं आता, क्योंकि सेल है तो फॉर द ईयर, कॉस्ट ऑफ सेल है तो फॉर द ईयर, कोई एक्सपेंस है तो फॉर द ईयर। ये ना समझना कि क्लोजिंग स्टॉक एसओपीएल का एलिमेंट नहीं है, वो एसओपीएल का एसओएफपी का एलिमेंट होता है। हाँ जी, तो इन्वेंट्री कितनी है? सेल्स कितनी है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 360, कितना आंसर आ? कितना? 63। वर्किंग नंबर 3 एवरेज पेमेंट टाइम। फार्मूला होगा जनाब एवरेज क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 360। क्या इसके बारे में हमने बात की थी कि अगर आप परचेजेस फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड करनी है, नहीं कर सकते तो कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी है और कॉस्ट ऑफ सेल भी है, तो क्या परचेज फाइंड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। या तो फार्मूला लगा दो या लेजर बना लो। यहां पर साइड पे स्टॉक का लेजर बना लो, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज। हाँ, कोई और चीज भी आ सकती है जिसकी वजह से स्टॉक कम या ज्यादा हो जाए, जैसे परचेज रिटर्न है वो लिख देना, नॉर्मल लॉस वगैरह, कोई लॉस वगैरह आ जाता है वो लिख देना। ओपनिंग स्टॉक कितना है?
75। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 90। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 378। अब क्या करेंगे, बड़ी साइड का टोटल करके छोटी साइड का टोटल माइनस कर दो, हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। टोटल कितना आ गया? 471। इधर भी 471। परचेज कितनी आ गई? 396। और इसे बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। जो बैलेंस करके आंसर आ रहा होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ओके होगी बात? चलें जी, परचेज भी हमारी आ गई, तो एवरेज क्रेडिटर्स कर लो 60 प्लस 72 डिवाइड बाय 2। कितना? 60। 66 डिवाइडेड बाय 396 मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। कितना? 60। ओके होगी बात? अब हम जाकर इसमें पुट करते हैं हमारा आंसर। तीनों वर्किंग कंप्लीट होगी। वर्किंग नंबर 1, होल्डिंग टाइम कितना आया था? कितना? 80। और डेटर कलेक्शन टाइम और पेमेंट 83। ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो। ये 7 नंबर का सवाल पेपर में आया था। 3 नंबर का ये फाइंड करना और 4 नंबर का इसके रिमार्क्स लिखना। 83 डेज का मतलब हमें 83 डेज के लिए कैश रिक्वायर्ड। हमें जिस दिन पेमेंट करनी है ना, हम उसको 83 डेज बाद वापस करते हैं। तो हमें ये कैश कितने दिनों के लिए चाहिए? हाँ, इसे हम ये भी कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इतना हमें रिक्वायर्ड है वर्किंग कैपिटल इतने दिनों के लिए, और कैश मेन कैश है। ठीक है, अब इसका दिन हमने कम करने हैं। कैसे कम करेंगे? अब कम करने में इसको कम होना चाहिए, इसको भी कम होना चाहिए, और इसको ज्यादा होना चाहिए, तब ये हमारा। वो कहता है कुछ 4 मेथड बताएं। आई कैप ने क्या किया है, वो सारे के सारे ही डेटर वाले लिख दिए। 4 तो वो हम चोरी कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं पेपर के लिए। और क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, एक डेटर का बता देते हैं, 2 डेटर के बता देते हैं, चाहे एक स्टॉक का बता देते हैं और एक क्रेडिटर का बता। ठीक होगी बात? चलिए जी। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि जो होल्डिंग पेमेंट पीरियड ज्यादा करना बारगेनिंग विद द सप्लायर। हम ये भी कह सकते हैं कि हम सर्च करते हैं अदर सप्लायर जो हमें ज्यादा क्रेडिट दे दे। ये भी एक लिख सकते हैं कि अदर सप्लायर सर्च कर लो कि जो हमें ज्यादा क्रेडिट दे दे, या एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ निगोशिएट कर लो या बार्गेनिंग कर लो। तो इसका बी पार्ट लिखते हैं। नंबर 1 पहले पे स्टॉक वाले लिख लेते हैं पहले, क्योंकि स्टॉक हमने पहले लिखा है। तो सबसे पहले ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, या इसका एक और नाम भी होता है रिड्यूस सेलिंग प्राइस। इससे क्या होगा? टू रिड्यूस होल्डिंग टाइम। जी, तो अपनी तरफ से बनाने, बस उसका मतलब कुछ बने, तो ये वही होता है। नहीं नहीं, ये चीज वही है। आप रिड्यूस ज्यादा एक कीमत पे 2 दे रहे हो, इसका मतलब आप कीमत आधी कर रहे हो। एक कीमत पे अगर 2 देने का मतलब क्या है? आप उसकी कीमत आधी कर रहे हो। नंबर 2 इसी का ही लिख लेते हैं, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, इंक्रीज सेल प्रमोशन एक्टिविटीज
टू रिड्यूस होल्डिंग टाइम। ऐसे भी हमारा होल्डिंग टाइम मतलब सेल बढ़ेगी इन्वेंट्री की तो होल्डिंग टाइम हमारा कम होने के चांसेस है। स्टॉक के बारे में और क्या कहना चाहिए? क्वालिटी, डिजाइन वगैरह। नंबर 3, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स। पेपर में जब वो 4 या 3 कहता है नॉर्मली तो सबका एक एक लिख देंगे। ये हम मैक्सिमम लिख रहे हैं, ये पेपर के लिए नहीं लिख रहे, ये आपकी वो कैब है कि उसमें से आपने थोड़ी सी अंग्रेजी बेहतर कर देना, मुझसे भी ज्यादा अंग्रेजी आप लोगों की बेहतर है। नंबर 4, अब हम चले जाते हैं डेटर्स के बारे में। डेटर्स के बारे में चारों बातें मैं ये वाली आपको कॉपी करवाता हूं। गिव इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम, ये पहले भी हमने लिखे हैं ना इसके। डोंट ट्रांजैक्ट विद कस्टमर हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्टिंग या लेट पेमेंट। ऑटोमेट द मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कि एज एनालिसिस करो। ऑटोमेट द मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? आपको पता चल जाए कौन बंदा कितनी देर हो रही है, और वो क्या चीज है? एज एनालिसिस। एज एनालिसिस हमें यही कहता है ना कि कितनी देर होगी है कि इस डेटर को पे करते। रिजॉल्व डिस्प्यूट विद कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल। ये उसने चारों डेटर्स के बारे में ही लिख दी। तो हम डेटर्स की ये चारों चीजें हम भी लिख दिया करेंगे पेपर में अगर आता है कि सबसे पहले गिव इंसेंटिव टू कस्टमर ऑन पे ऑन टाइम, डोंट ट्रांजैक्शन विद दोज कस्टमर हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्टिंग या लेट पेमेंट, एज एनालिसिस और रिजॉल्व डिस्प्यूट विद कस्टमर एज अर्ली, क्योंकि उसके साथ अगर है तो इसलिए हमारा पेमेंट पीरियड यानी रिकवरी पीरियड ज्यादा हो रहा है। ये एज इट इज आप अपने वोकैब में ऐड कर दो। और लास्ट वन क्या होगा जनाब? 3, 4, 7, 8वां पॉइंट, बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स। या इसमें भी लिख सकते हो सप्लायर कस्टमर के केस में भी आप स्ट्रिक्ट सेलिंग पॉलिसीज भी कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं इंप्रूव कलेक्शन पॉलिसीज। तो बार्गेनिंग विद सप्लायर टू एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स। टर्म्स टाइम को कहते हैं यहां। तो जब भी कैश ऑपरेटिंग साइकिल का सवाल अगर आ जाए तो ये तो फ्री के मार्क्स आप हासिल कर सकते हो, ये सारे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको याद करके चले जाओ। और ये नहीं कहना जिस दिन पेपर में सुबह उठ के ये याद करूंगा, सुबह उठने वाला की धोखा है। सारी तैयारी तुरी करनी है, पहले करके जानी है। जिसको आपने सुबह के लिए रखा है ना तो वो फिर गया। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो तो रिमार्क्स लिखने का पता चला। चलिए एक चीज मैं और आपको सिखाने लगा हूं, ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि यही समझ लो कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है ना, ये 25 नंबर का वीक। रेशियो 33 दोबारा करो, आईएसपी फ्रेमवर्क दोबारा करो अपना, और हर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहो। ये किसी भी तरह का सवाल आ सकता है, डिस्क्लोजर्स आ सकते हैं, नोट्स आ सकते हैं, सिंपल आ सकता है, सादा क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद रिमार्क्स लिखने वाला सवाल आ सकता है, वो भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो उससे डरना नहीं है। रिमार्क्स लिखना ये ज्यादा आसान होता है, उसकी वजह उसमें से नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सवाल छोड़ देते हैं। और अगर मैं इसी के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं अभी जो लास्ट टाइम पेपर में आया है, और फिर उसके रिमार्क्स भी देखें कि आए कि आपने क्या कहा, क्या है कि बच्चे छोड़ के आ गए। 8 नंबर का सवाल। एक और सवाल देखते हैं जी, बल्कि एक सवाल से पहले ना एक चीज देख लें, एवरेज के बारे में मेरे ख्याल में हमने जिक्र नहीं किया, वो जिक्र कर लेते हैं। लफ्ज जब एवरेज आता है ना, जहां पर भी, नंबर 1 ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला भी हमने सीखा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग
डिवाइडेड बाय 2। ये है एवरेज का फार्मूला। नंबर 2, इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, ये बात हुई है हमारी, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, देन क्लोजिंग बैलेंस ट्रीटेड एज एवरेज बैलेंस। वहां पर अपनी साइंस नहीं लड़ानी कि ओपनिंग को 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नहीं, फिर क्लोजिंग एज इट इज क्या समझ लेंगे, एवरेज। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, देन closing balance treated as a average balance। ओपनिंग गिवन है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग नहीं गिवन तो एवरेज। ठीक होगी बात। नंबर 3, अब प्रॉब्लम आएगा, सपोज दैट आपको कंपनी ए गिवन है, कंपनी बी गिवन है। कंपनी ए का डाटा है 2020 और 2019 और कंपनी बी का डाटा है 2020। अब जरा ध्यान से बातें सुननी है पूरी तरह होशो आवाज में। वो कहता है कंपनी ए और बी की रेशो कंपेयर करो, कंपनी ए और बी की रेशो कंपेयर करो। अब कंपनी ए की हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसका ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। कंपनी बी की रेशियो हम एवरेज फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका ओपनिंग नहीं है, तो फिर हम दोनों की ही एवरेज फाइंड नहीं करेंगे। दोनों, क्योंकि जब कंपेयर करना है ना तो दोनों का बेस एक जैसा होना चाहिए। तो फिर आप कंपनी ए का भी क्लोजिंग बैलेंस को एवरेज समझोगे और कंपनी बी के भी क्लोजिंग बैलेंस को एवरेज समझोगे। ये बात समझ लगी है? अगर दोनों का 19-20 गिवन होता तो फिर दोनों की एवरेज ज्यादा प्रेफरेबल एवरेज है, लेकिन एवरेज कब इस्तेमाल नहीं करते, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन ही ना हो, या एक की तो एवरेज फाइंड हो सकती है बट दूसरे की एवरेज फाइंड ना हो रही हो, तो फिर भी दोनों का ही क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस फॉर बोथ कंपनी एज एवरेज। चौथा केस, आपको कंपनी ए गिवन है, उसका 2020 और 2019 गिवन है। कहता है कंपेयर रेशो ऑफ बोथ ईयर। देखिए रेशो एनालिसिस का सवाल या तो कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन आता है या अपने साल का पिछले साल के साथ कंपैरिजन। अब इसमें 2020 को 2019 के साथ कंपेयर करना है, मैं दोनों की रेशो फाइंड करके कंपेयर होंगी ना। अब 2019 20 की तो एवरेज फाइंड हो सकती है क्योंकि उसका 2020 का क्लोजिंग बैलेंस भी है और 19 उसका ओपनिंग हो गया। 19 की एवरेज फाइंड नहीं हो सकती, तो फिर दोनों सालों का क्लोजिंग एवरेज ले ले, फिर भी एवरेज फाइंड नहीं। जब भी कंपेयर करना है दोनों की बेस एक जैसी होना जरूरी है। देखिए 2020 की तो एवरेज फाइंड हो रही है बट 2019 की एवरेज फाइंड, और वो पूछ भी दोनों साल का रहा है। अगर सिर्फ 2020 का पूछता फिर तो एवरेज लेते, अभी जो सवाल किया है उसमें उसने हमसे 2020 का पूछा था ना, तो हमने 2020 के लिए एवरेज इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो कहता कि जी मुझे 2020 का भी वर्किंग कैपिटल साइकिल बताओ और 2019 का भी वर्किंग कैपिटल साइकिल बताओ, फिर हमने एवरेज नहीं लेना था। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू एवरेज बैलेंस। इसमें भी फिर हम एवरेज बैलेंस फाइंड नहीं करेंगे जी। हाँ, इंडिपेंडेंटली भी दोनों का पूछेगा ना तो फिर भी क्लोजिंग लेंगे दोनों। अगर एक का पूछेगा ना 2020 का, फिर एवरेज लेंगे। लास्ट 5,
हमें गिवन है 2020 का डाटा, 2019 का डाटा, 2018 का डाटा, और वो कहता है कि मुझे रेशो चाहिए 2020 की और 2019 की। बताओ एवरेज लेंगे या क्लोजिंग लेंगे? अब एवरेज लेंगे, क्योंकि 2020 की भी एवरेज पॉसिबल है और 2019 की भी एवरेज पॉसिबल है। तो बस ये चीज ख्याल रखनी है, कब हमने क्लोजिंग को ही एवरेज समझ लेना है और कब हमने दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। तो इसमें हम एवरेज बैलेंस लेंगे। ठीक होगी बात? तो ये एवरेज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर कभी एवरेज ले लेते हैं, कभी एवरेज नहीं लेते। हाँ, अगर वो कहते हैं तीनों सालों की फाइंड करें फिर सबका क्लोज, क्योंकि अब 19 और 20 को कंपेयर करना ना, तो दोनों की एवरेज फाइंड हो रही है, तो दोनों की एवरेज फाइंड करें। तो बेस में ये देखना होता है कि बेस किस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूलाज, उस बेसिक फार्मूलाज की तो आप प्रैक्टिस कर लोगे खुद से ही। मैं रिमार्क्स की तरफ जाने लगा हूं। पहले मैं जनरल रिमार्क्स लिखवाने लगा हूं और फिर रिमार्क्स हम लिखेंगे। तो पहले जनरल रिमार्क्स लिख लें सबके। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के रिमार्क्स आते होते हैं पेपर में। तो सबसे पहले जीपी रेशियो के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीपी रेशियो अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी 2-3 वजह है। किस वजह से? वैसे दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वजह? या सेल प्राइस या कॉस्ट। सेल प्राइस या कॉस्ट। अगर आपने इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस तो ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। क्वांटिटी नहीं, सेलिंग प्राइस। क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल। ये डिक्रीज कब होगा? ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किसे कहते हैं? अपने कस्टमर बढ़ाना। मार्केट शेयर का क्या मतलब है? कस्टमर ज्यादा हो जाना। तो कभी कभी आपकी जीपी रेशियो कम होती है लेकिन फिर भी आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है, तो आप जानबूझ के सेलिंग प्राइस कम करते हो ताकि आपकी क्वांटिटी में सेल ज्यादा हो। तो सेलिंग प्राइस कम होने से आपका जीपी रेशियो कम होता है। जब कभी जीपी रेशियो कम हो रहा हो ना, तो आपने ये बात लिख सकते हो, कहते हो सकता है इसने अपनी सेलिंग प्राइस कम की हो, किस मकसद के लिए? मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी सेल बढ़े। या फिर आपका सप्लायर ने कीमत बढ़ा दी, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ परचेज। सप्लायर ने कीमत बढ़ा दी तो भी, और आपने सेलिंग प्राइस कम कर दी तो भी। इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपका जो ट्रेड जीपी रेशियो है वो कम हो जाए। मोस्टली ये होता है, बाकी चीजें भी आएंगी वो हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है एनपी रेशियो। अच्छा, एनपी रेशियो में जो मसाइल आएंगे ना, वो सारे बाकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी रिमार्क्स लिख सकते हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना, वो सारे रेशियो बढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट कम होगा, वो सारे रेशियो कम होंगे। और नेट प्रॉफिट बढ़ने की तो कई वजूहात है, कम होने के भी। और पहले हम लिखते हैं इंक्रीज होने की, और फिर मैंने कम होने की नहीं लिखवानी, वही उल्टा कर देना, वो कम होने की बन जाएंगी। सबसे पहले
हायर जीपी रेशियो। आपकी अगर जीपी रेशियो हायर है ना तो एनपी रेशियो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है पिछले साल से या कंपेटिटर से, तो इसका मतलब है फिर आपका नेट प्रॉफिट भी पिछले साल या कंपेटिटर से ज्यादा होगा। एक वजह तो सीधी सीधी बन गई। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन। जब लोन आप वापस पे कर दोगे आपकी फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। सेल ऑफ एनसीए ऑन गेन, बल्कि गेन और डिस्पोजल लिख लो, वो ज्यादा अच्छा लफ्ज बनेगा। गेन ऑन, अब गेन और डिस्पोजल से क्या होगा भला, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, अदर इनकम बढ़ जाएगी ना हमारी, तो अदर इनकम बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट पहले से ज्यादा हो जाएगा। गेन ऑन डिस्पोजल। और हाँ, कंट्रोल ओवर, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल कहते हैं कि हमारी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो और कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और किस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है? अच्छा, आपने जो सेल प्राइस कम किया है उससे बढ़ सकता है या नहीं? बढ़ सकता है। सेल प्राइस कम होने से सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीपी रेशियो कम आएगी, जीपी रेशियो कम आ जाएगी, लेकिन कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो वही रहेंगे, और सेल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो सेल प्राइस कम होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन सेल प्राइस से भी बढ़ सकता है और सेल वॉल्यूम से भी बढ़ सकता है। सेल प्राइस से भी बढ़ सकता है, सेल प्राइस बढ़ाओगे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जीपी रेशियो बढ़ जाएगी, और सेल वॉल्यूम से भी बढ़ जाता है। और बताएं, कोई आपके दिमाग में आ रहा हो? क्या ये भी हो सकता है? हाँ, अगर आप कैपेसिटी बढ़ाओ, वो वॉल्यूम ही हुआ ना। चलें, फिलहाल इतना ही, बाकी क्वेश्चन को देखकर भी हम लिख लेंगे। ये नहीं, इसके होते नंबर ऑफ मेथड्स हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको कम करने की वजह बतानी है, हो सकता है जीपी रेशियो कम हो सकता है हमने लोन लिया हो सकता है हमने लॉस पे बेचे हो, हमारा जो इफेक्टिव कंट्रोल ना हो, और हमारी जो सेल प्राइस है वो कम हो जाए, या पहले से हमने सेल प्राइस बढ़ाई, सेल वॉल्यूम भी कम हो सकता है हमारा, तो सेल वॉल्यूम कम होने से भी, तो ये हमारे डिक्रीज होने की भी वजूहात बन सकती हैं। उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये ख्याल रखना है कि जैसे जीपी रेशियो के अंदर ये सब कुछ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जीपी रेशियो में तो ये चीजें आती नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें इंक्रीज होने की वजह बनेगी। एक तो ये सारी चीजें ये हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ता है। हाँ, अब प्रॉफिट की तो हमने चीजें लिख ली, नीचे वाला डिनोमिनेटर कम करने की कोशिश करें। डिनोमिनेटर कम कैसे होगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे क्या होता है? इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड। कम कैसे होगा? कम करो जरा। डिविडेंड देंगे तो हमारा ये कम होगा, इंक्रीज इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंक्रीज इन डिविडेंड। डिविडेंड देने से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें रिटेन अर्निंग से माइनस होना होता है ना, तो रिटेन अर्निंग हमारी कम हो जाएगी, और रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ये आंसर बढ़ जाएगा। और बताएं, अच्छा ये फॉरन नहीं लिखते, फॉरन ऊपर वाले लिखते होते हैं, जो ऊपर वाले सारे हैं ना ये लिखने ही लिखने हैं, और दो से ज्यादा तो हमें लिखने ही नहीं है। और रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या बोला? आप अपने शेयर ही वापस खरीद रहे हैं,
ये बहुत रेयर केसेस में होता है बट होता है। तो आपके शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, और शेयर कैपिटल कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। ठीक होगी बात? बस इतना ही, बाकी ऊपर वाले सारे। और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी यही है, सेम। रिटर्न ऑन एसेट वो भी यही है सारे, अपोजिट करते हैं। नया शेयर इश्यू कर दो, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने के चांसेस है। नया शेयर इश्यू कर दे, डिविडेंड ना दो या कम दो, तब भी। रिटर्न ऑन एसेट इंटरेस्टिंग है, अगर हमने बढ़ाना है तो ऊपर वाले सारे। अच्छा, नॉन करंट एसेट खरीदने से रिटर्न ऑन एसेट कम होगा, ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन आकर ऊपर वाले पोर्शन को भी कम करेगी। और अगर हम एसेट को बेचेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाएगा, और अगर हम एसेट को कम करेंगे, सॉरी एसेट खरीदेंगे, ये इसकी लिमिटेशन भी है। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है, हो सकता है किसी ने अपना नॉन करंट एसेट बेच दो उस वजह से ज्यादा हुआ हो। असल ज्यादा किस वजह से होना चाहिए? उसको इस्तेमाल करके ज्यादा होना चाहिए ना, बेच के ज्यादा थोड़ी करना है। बेच के तो आपने अपना एक रिसोर्स जाया कर दिया। तो ये इसकी लिमिटेशन में भी है कि कभी कभी जब इस रिजल्ट को देखकर हम खुश हो जाते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट इतना है, और बैक एंड स्टोरी का जब पता चलता है, जैसे आपने एक नया एसेट खरीदा, ये अच्छी बात है गलत बात है? अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट कम हो जाए तो उसकी वजह से हमें लगेगा कि शायद ये, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि रेशो के ऊपर रिलाय करना भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन ओए खौफ खुदा कर, अल्लाह के बंदे, तूने नॉन करंट एसेट खरीदा, फार्मूला क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एनसीए। मुझे बता, आपने 5 करोड़ का एसेट खरीदा, इसमें ऐड नहीं हो जाएगा? तो नीचे डिनोमिनेटर तो अचानक 5 करोड़ से बढ़ जाएगा। तू जितना मर्जी इफेक्टिव खरीद ले, अब इस्तेमाल कर, क्या उस उतना 5 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसी दिन तो नहीं आ जाएगा ना, वो तो ओवर द 20 ईयर्स आ जाएगा या ओवर द 10 ईयर्स आएगा। तो उस साल की रेशो आपकी कम हो जाएगी, और बड़ी अच्छी खासी कम हो जाएगी। तो या जितना मर्जी इफेक्टिव हम इस्तेमाल करें, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि रेशो का जवाब जो होता है ना वो 100% रिलायबल नहीं होता। अब प्रेफरेंस डिविडेंड इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये इक्विटी आता है, मेन हमारा इक्विटी आता है शेयर होल्डर वाला। प्रेफरेंस शेयर्स अगर होंगे तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें वो प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा की बात करता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को निकाल के बताओ कि मेन जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना वो कितना। हाँ जी, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो खत्म होगी। ठीक होगी बात? अब हम किस पे चलते हैं? करंट एसेट पे चलते हैं, करंट रेशो पे, या गियरिंग रेशो पे चले जाते हैं। से सॉरी रिडम्पशन या अच्छा कंसोलिडेशन की वजह से हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो उसके ऊपर होता है ना, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कम होते हैं, लेकिन नीचे हम वैल्यू लिखते होते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम यहां पर देखें, इंटरेस्ट कवर रेशो देख लें। इंक्रीज क्यों होती है? और अच्छा, ये इंक्रीज या डिक्रीज किस पे बेस करेगा? फार्मूले के ऊपर। आप उसका फार्मूला देख लें, उस पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इंटरेस्ट कवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? मैथड इंटरेस्ट कवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? एक मिनट, इंटरेस्ट एक्सपेंस फार्मूला इसका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो क्या क्या वजह हो सकती है बढ़ सकती? प्रॉफिट बढ़ने की सारी वजूहात। देखो ना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये आंसर ज्यादा आएगा ना पहले से, तो प्रॉफिट बढ़ने की तो सारी वजूहात। और इसका डिनोमिनेटर कम कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर देंगे तो तब ही नीचे वाला पोर्शन कम होगा, वरना कम नहीं होगा। और ऊपर वाला पोर्शन सारे वही वाले जो प्रॉफिट वाली बात। और इसको कम करना है तो कैसे होगा? या तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है,
या आप लोन ले रहे हो, लोन रेज कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा लोन रीपेड उनके अलावा, और ये होगा लोन रेज। इंटरेस्ट कवर रेशियो में मोस्टली यही आता है। बॉन्ड्स, हाँ तो बॉन्ड लोन को कहते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर ये सारा लोन ही होता है। अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल का, तो वही लिखना है सारे, दोबारा एक दफा अगर आप देखना है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो का वही वर्किंग कैपिटल साइकिल वाले लिखने हैं। अगर आपने स्टॉक टर्नओवर बढ़ाना है, तो बताओ क्या करोगे स्टॉक टर्नओवर बढ़ाने के लिए? होल्डिंग टाइम कम करने के लिए और स्टॉक टर्नओवर बढ़ाने के लिए एक ही बात है, होल्डिंग टाइम कम तो स्टॉक टर्नओवर ज्यादा, एक ही फार्मूला है। कौन कौन से हैं? रिड्यूस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम कर दो, और क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव कर दो, और सेल प्रमोशन एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन अपने प्रोडक्ट का चेंज कर दो, अट्रैक्टिव सेलिंग पॉलिसीज बनाओ, ठीक होगी बात। स्टॉक टर्नओवर के सारे वही हैं, बल्कि वर्किंग कैपिटल के सारे वही हैं। डेटर के बारे में अगर करना हो तो क्या करेंगे? अगर आपने डेटर्स टर्नओवर बढ़ाना है, मतलब सेल बढ़ानी है, तो बिल्कुल स्टॉक टर्नओवर सेल बढ़ाने का एक ही मेथड है, डेटर टर्नओवर, आपने सेल बढ़ानी है, डेटर टर्नओवर। आपको पता है सबसे ज्यादा डेटा टर्नओवर कब बढ़ता है? सबसे ज्यादा अगर आप एक्सटेंड कर दो क्रेडिट टर्म्स, आप कर दो एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स, उधार की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो थोड़ी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कर दो, टाइम ज्यादा कर दो, सिक्योरिटी ना मांगो। जैसे अगर आपने सिक्योरिटी नहीं मांगे तो हर बंदे से आपसे ये नहीं चीजें उधार पे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। बैड डेट्स के भी चांसेस हैं, वो एक नेगेटिव भी इंपैक्ट है, सारी रेशियो के पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी इंपैक्ट। डेटर टर्नओवर बढ़ने से बैड अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी बढ़ जाता है। तो मेन इसमें क्या होता है? एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स या फ्लेक्सिबल क्रेडिट पॉलिसीज। क्रेडिटर का तो वही है, अब लिक्विडिटी रेशियो पे चले जाएं। करंट रेशियो, इंक्रीज कब कब होती है और डिक्रीज कब कब होती है? इंक्रीज कब कब होती है? बताए ना, कोई वजह बताएं, वजह। हाँ, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश भी तो जाएगा। अच्छा, जब रिमार्क्स लिखते हैं ना तो कोई एक साइड को सोच के लिखते होते हैं। आप लिख सकते हो पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ओके, और पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इंक्रीज करना है ना, डिस्पोजल ऑफ एनसीए, इससे भी आपकी करंट रेशियो बढ़ जाती है और अच्छी खासी बढ़ जाती है। क्या मतलब है? आप लैंड ही बेच दें, करोड़पति बन जाए, आपका कैश डेबिट हो जाएगा, लैंड क्रेडिट हो जाएगा, ये रिटर्न ऑन एसेट्स को भी बढ़ा देगा, क्योंकि उधर से लैंड कम हो जाएगी और यहां से करंट रेशियो भी बढ़ा देगा। चाहे हमारा कुछ नहीं रहा, लेकिन एक दफा रेशियो आसमान पे चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने सिंपल अपनी करंट रेशियो बेहतर करनी है ना, तो कोई नॉन करंट एसेट को बेकार बड़ा बेच दो, ठीक है। जैसे क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो खराब होने से आप लोगों को डिफॉल्ट होने के चांस होते हैं, दिवालिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने कैश अपना शो करना होता है पेमेंट के लिए, तो आप अपना कोई नॉन करंट एसेट फिर सेल कर दें, तो वो आपकी करंट रेशियो तो बेहतर हो जाएगी।
पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, डिस्पोजल ऑफ एनसीए। और किस वजह से आपका बढ़ सकता है? बैड डेट्स की रिकवरी से। अच्छा, स्टॉक सेल करने से बढ़ेगा या नहीं? सेल ऑफ बढ़ जाएगा। भला क्यों? क्योंकि आपने 5 रुपए का स्टॉक बेचोगे 7 रुपए का, 5 रुपए का स्टॉक बेचोगे 7 रुपए का, आपका स्टॉक 5 रुपए से माइनस होगा और डेटर या कैश आपका 7 रुपए से बढ़ जाएगा। ओवरऑल आपका न्यूमिनेटर पहले से बढ़ जाएगा। ये और भी कई वजह होंगी फार्मूलेस की वजह से। अब ये आपने अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो मैंने कहा था कि उसमें आपने पढ़ के कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अच्छा, क्विक रेशो के सेम हैं बट स्टॉक वाला नहीं इसमें लिखेंगे। क्विक रेशो के भी सेम रिमार्क्स हैं लेकिन हमने स्टॉक वाला नहीं लिखा। ठीक है, आखिरी बात रिमार्क्स से रिलेटेड, अब सवालों से पता चलेगा बाकी सारी चीजों का। रेशो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट या गुड्स। ये बात आपने लिखनी है। जो आपके रेशियोज है ना, उनका अच्छा या बुरा होना नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात आप चाहे शुरू से ही लिख दिया करें और सवाल पढ़ते वक्त भी इस चीज को कंसीडर किया करें। ये आपके सारे एक टाइप के फास्ट पेपर है। एक सबसे सादा सवाल पहले करते हैं। फार्मूलाज की प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 21, 22 खुद करना है। उसमें अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 सिर्फ फार्मूले है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये सिर्फ फार्मूलाज की प्रैक्टिस है। और 23 भी ऑलमोस्ट फार्मूलाज हैं, लेकिन इसमें उसने कहा है कि आप ना एनालिसिस भी करें, तो कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 23 को हम कर लेते हैं क्योंकि पिछले सवाल के अंदर ना सिर्फ आपके ना फार्मूलाज की प्रैक्टिस है। लिखा हुआ अल्फा लिमिटेड एंड ओमेगा लिमिटेड आर इन द सेम ट्रेड। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ट्रेड को हम कंपेयर करें बट ऑपरेट इन डिफरेंट एरियाज? अच्छा, डिफरेंट एरिया की वजह से भी रेशियो में मसला आ सकता है। उनकी सेल प्राइस में इशू आ सकता है क्योंकि एक ही चीज आप अगर लिबर्टी से खरीदते हो या अगर आप डीएचए के किसी स्टोर से खरीदते हो या आप पिछड़ा से खरीदते हो या आप शालमी मार्केट से खरीदते हो, तो एक ही चीज डिफरेंट रेट पर आपको मिले और उनका सेल वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। Their financial statement for the year ended December 2016 are as follows. अब इस क्वेश्चन के अंदर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना एवरेज, क्योंकि डाटा ही सिर्फ एक साल का गिवन है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्सेशन, कैपिटल आ गया जनाब, शेयर कैपिटल रिजर्व, फिर 8% डिबेंचर। अब यहां देखें, इसका लोन है ही नहीं, इसका लोन है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो पहली कंपनी है, कंपनी के नाम क्या लिखे हुए हैं, अल्फा और ओमेगा। ठीक है, तो जो अल्फा है उसके पास उसके जो अगर रेशो उसने बताई होगी, ट्रस्ट कवर रेशो अगर होगी तो यहां तो हो गई कुछ नहीं और यहां पर 120 है। आगे लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, फिर उसकी डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, टैक्स, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और डिविडेंड पेएबल।
उसके बाद नेट करंट एसेट उसने बता दी, कहता है कंप्यूट करंट रेशियो एंड एसेट टेस्ट रेशियो। अब जो उसने कहा है ना वो हमने फाइंड करने हैं। एक करंट रेशियो कह रहा है, फिर एसेट टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विडिटी रेशियो दोनों कह दी, एवरेज पेमेंट, कलेक्शन पीरियड, फिर कहता है एंड कैरी आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन द कंप्यूटेड रेशियो। कितनी रेशियो पूछ रहा है हमसे? 4। तो पेपर में इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? यहां पर लिख लेना रेशियो, यहां पर लिख लेना अल्फा, यहां पर लिख लेना ओमेगा, और यहां पर आ जाएंगे रिमार्क्स। एक ये मेथड है, और दूसरा मेथड है कि आप एक रेशियो लिख ले, उसके रिमार्क्स लिख लें, फिर उसके बाद दूसरी रेशियो लिख लें, उसके रिमार्क्स लिख लें। ये दो तरीके हैं, वो जैसे आप अपनी मर्जी। सबसे पहले आप आ जाएं एसेट टेस्ट रेशियो पे, सॉरी करंट रेशियो। फार्मूला लिखें जी, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, अल्फा पे है जी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये है आपके पास अल्फा के करंट एसेट्स, और ये है अल्फा की करंट। बड़े ध्यान से देखना, किसी और चीज को ऐड ना कर लेना। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज कितनी है जी? 620 ओवर 240। कितना आंसर आ गया? 2.5 रेशियो 1। फिर ओमेगा 504 है और 440, 504 और 440 कितना? 1.15 रेशियो। अब इसके रिमार्क्स लिखना है, किसकी हायर है? हाँ, तो रिमार्क्स में सबसे पहले लिखेंगे करंट रेशियो ऑफ अल्फा इज हायर देन ओमेगा। एक बात, अगर कोई वजह का आपको पता है ना तो वजह भी लिख लें। अगर वजह का पता है कि क्यों ज्यादा है तो वो वजह भी लिख दें। यहां से अगर आपको कोई वजह मिल रही, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं, कोई वजह मिल रही है यहां पे, नहीं वो तो ज्यादा है, क्या वजह? एक बैंक ओवरड्राफ्ट वजह है, डिविडेंड भी है एक वजह, और क्रेडिटर्स का क्या? नहीं वो तो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी वजह भी होनी चाहिए कि जो हम एक्सप्लेन कर सकें कि इस वजह से हो सकता है। एक तो डिविडेंड पेएबल भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड पेएबल जो कंपनी ओमेगा है उसका ज्यादा पेएबल है एज कंपेयर टू। तो इसमें बेस्ट किसकी रेशियो है? अल्फा की या ओमेगा की? अल्फा इज बेस्ट। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं क्विक रेशियो पे। हाँ जी, करंट एसेट्स है 620 माइनस स्टॉक कितना है? 280। 280 डिवाइडेड बाय 240, और इसका है 504 माइनस 172 डिवाइड बाय 440, कितना आया? 1.4 रेशियो 1, और इसका 0.75 रेशियो 1। इसमें भी अल्फा इज बेस्ट। उसके बाद
हमारे पास कौन सी रेशियो है? एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या फार्मूला एवरेज पेमेंट पीरियड? पेमेंट है एवरेज क्रेडिटर्स ओवर नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं? क्या इसका एवरेज फाइंड करें? इसका तो एवरेज फाइंड हो ही नहीं सकता। फिर यहां पर आए, इसकी परचेज भी फाइंड नहीं हो सकती, तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ना तो इसका ओपनिंग स्टॉक है ना इसका क्लोजिंग स्टॉक तो है। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक तो पड़ा हुआ है लेकिन ओपनिंग स्टॉक, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेजेस मान लो। ठीक होगी बात? तो आए जरा, ये है 1120 और ये 180, तो 180 ओवर 1120 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, कितना? 58 और दूसरे का भी बता दें 344 डिवाइडेड बाय 1342, कितना? हाँ जी, अर्ली पेमेंट कौन कर रहा है? अल्फा अर्ली पेमेंट कर रहा है एज कंपेयर टू बीटा। और अर्ली पेमेंट करने से इसे कोई फायदा भी होगा? हाँ, ये डिस्काउंट हासिल कर सकता है अर्ली पेमेंट, और इसको नुकसान भी होगा, बिल्कुल होगा, कि अपना ये कैश डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, या हो सकता है अदर रिसोर्सेज के लिए, किसी और जगह के लिए कैश इस्तेमाल करने के लिए इसे लोन लेना पड़े, हालांकि लोन भी ओमेगा ही ले रहा है। सारी रेशियो अभी तक बेस्ट किसकी आ रही है? अल्फा की। एवरेज होल्डिंग टाइम है, पेमेंट हो गया ना, कलेक्शन पीरियड जी, मेगा बेस्ट। हाँ, इसका फिर वो भी तो मसला है ना, क्रेडिट रेटिंग भी तो खराब होगी और डिस्काउंट भी नहीं अवेल कर पाएगा। हाँ, इसे एक फायदा है कि ये कैश यूज कर सकता है उसके लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए, कि जितना लेट करेगा वही कैश इस्तेमाल कर लेगा, अपने इस्तेमाल में लाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर्स कितनी है? 310 और सेल कितनी है? 1440। 310 डिवाइडेड बाय 1440 मल्टीप्लाइड बाय 365, कितना? 2 78.5 डेज। और दूसरे का 300 डिवाइडेड बाय 1720, 300 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 365, कितना? 63 पॉइंट जो भी है। कलेक्शन पीरियड में ये ठीक है, इसका कलेक्शन पीरियड ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसका लेस चांसेस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स एज कंपेयर टू, तो इसमें हम लिखेंगे ओमेगा इज बेस्ट। अब इसके रिमार्क्स देखें, अभी तो क्योंकि हमने ट्रेनिंग ले रहे हैं कि रिमार्क्स लिखने की, आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने रिमार्क्स क्या लिखने हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी अल्फा लिमिटेड इज बेटर पोजीशन टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन as they fall due because its current ratio and asset test ratio is higher than those omega। ये उसने इकट्ठा करके लिख दिया करंट रेशियो का भी और क्विक रेशियो का भी। फिर कहता है ओमेगा लिमिटेड पेमेंट पीरियड इज बेटर देन द अल्फा because omega limited can supplies fund for longer period to finance its operation। क्या मतलब है इसका? कहता है उसका पैसा अपने ऑपरेशंस में ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर रहा, तो ओमेगा की पोजीशन बेटर है। हाँ, उसे दो नुकसान है, अनेबल टू ऑब्टेन अर्ली पेमेंट डिस्काउंट एंड वो मे बी क्रेडिट रेटिंग उसकी डिस्टर्ब हो या एडवर्स में चली जाए। अदरवाइज वो बेटर पोजीशन में इसलिए है कि सप्लायर का पैसा
वो अपने ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस दिन हमने उससे चीज खरीदी, सप्लायर का पैसा ही लिया ना हमने, उसको बेच के उसका पैसा इस्तेमाल करी जाओ। ओमेगा लिमिटेड कलेक्शन पीरियड इज आल्सो बेटर, इट एक्सटेंडेड शॉर्टर क्रेडिट पीरियड इट्स कस्टमर देन, और दूसरा आ गया ओमेगा लिमिटेड क्रेडिट पॉलिसी इज बेटर देन द अल्फा लिमिटेड। क्रेडिट पॉलिसी से क्या मुराद है? वो वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो लेट पेमेंट करता है और जल्दी पैसे लेता है, तो उसकी क्रेडिट पॉलिसी बेहतर है एज कंपेयर टू अल्फा से। दिस इज बिकॉज देयर इज 30 डेज डिफरेंस, उसको 30 दिन का इंतजार ज्यादा देर करना पड़ेगा और वो जल्दी पैसे पे कर देगा। वो कहता है बिटवीन पेमेंट पीरियड एंड कलेक्शन पीरियड कंपेयर विद द अल्फा दैट लॉन्गर कलेक्शन पीरियड देन इट्स पेमेंट पीरियड। ठीक होगी बात। तो ये अभी हमारा पहला सवाल है रिमार्क्स लिखने का। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे रिमार्क्स इंप्रूव होंगे, और अभी तो ये समझो कि ऐसा ही ट्रेलर है। असल चीजें तो हमें, जो असल सवाल अच्छा सवाल होता है ना, जब वो इंफॉर्मेशन हमें दे देता है उसको बेस बनाकर कमेंट्स लिखना। एक होता है कि खुद से लिखना, वो तो हम कोई भी कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। एक होता है उसकी इंफॉर्मेशन को बेस बनाना, वो सबसे अच्छा सवाल होता है। तो एक तो कितने सवाल आपके हो गए? 21, 22, ये 23, और क्वेश्चन कौन सा किया हमने? 31 और 33। 33 भी आपका हो चुका है समझो। तो ये क्वेश्चन कल आपने शुरू कैसे करना है? उल्टा सीधा शुरू करोगे थक जाओगे, आसान है थक जाओगे। पहले 33 करना, फिर 31 करना, फिर 23 करना, एंड पे 22 और 21 करना। ठीक है, ताकि ना पहले सवाल जल्दी हो जाएंगे तीनों एंड पे, क्योंकि वो सिर्फ फार्मूलाज की प्रैक्टिस है, तो थक ना जाओ।